सो डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है नर्सिंग थ्योरी सब्जेक्ट का, वो इदा जीन ऑरलैंडो नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी है। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हम मंदजैल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरीज की जो बायोग्राफी है उस पर बात करेंगे। मतलब जो थ्योरीज है इदा जीन ऑरलैंडो, इनकी लाइफ अचीवमेंट के हवाले से उस पर हम थोड़ी रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी उस थ्योरी को हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, कि अपनी थ्योरी में इन्होंने किस चीज़ पर बात की थी। इसके साथ साथ इनकी थ्योरी के जो मेजर डायमेंशन है उसको डिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा हम इस थ्योरी के जो कोर कंसेप्ट है, जो बुनियादी कंसेप्ट है, उस पर रोशनी डालेंगे। इसके अलावा इस थ्योरी के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स है, खसूसियात है, उसको हम डिस्कस करेंगे और आखिर में इस थ्योरी की एनालिसिस हम करेंगे। सो जी सर काइंडली सबके माइक्स म्यूट कर दें, शायद सबके माइक्स जो है ना म्यूट नहीं है इस वजह से। सॉरी सर, गलती से रह गया था ओपन, सॉरी। ओके कोई बात नहीं। सो आज का लेक्चर जो है, आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें इतनी डिटेल से डिस्कशन वाली कोई बात नहीं है, सिंपल बातें हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने लेक्चर को सुनना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अर्ली लाइफ, मतलब इदा जीन ऑरलैंडो की जो अर्ली लाइफ है बायोग्राफी के हवाले से बात करते हैं। इदा जीन ऑरलैंडो जो थी, ये 12 अगस्त 1926 को पैदा हुई थी। रोट अबाउट द नर्सिंग प्रोसेस, इन्होंने नर्सिंग प्रोसेस के बारे में जो है क्या किया था, लिखाई की थी। उसके बारे में जो है बहुत कुछ लिखा था। इसी तरह से इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा जो है 1947 में हासिल किया था। कहाँ से? न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज से। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने फिर सेंट जॉन यूनिवर्सिटी जो कि न्यूयॉर्क में है, वहाँ से जो है 1951 में बीएस इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में बीएस कंप्लीट की थी। इसके साथ साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि न्यूयॉर्क में है, वहाँ से इन्होंने 1954 में एमए जो है ये क्या किया, मुकम्मल किया मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। इसके साथ साथ इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो 28 नवंबर 2007 है। सही है, तो ये जनरल सिंपल पॉइंट्स है, ये आप स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए। अक्सर एग्ज़ाम में जो है थ्योरीज के जो डेट ऑफ बर्थ होती है या डेट ऑफ डेथ होती है, ये आते रहते हैं। ठीक है, तो ये या आपको याद होने चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी थ्योरिस्ट हैं उनके नेम्स आपको याद होने चाहिए। उनकी जो नर्सिंग थ्योरीज है उसके नेम्स आपको याद होने चाहिए। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में इसी से एमसीक्यूज़ जो है आते हैं और पूछते हैं। ठीक है, सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम जो इदा जीन ऑरलैंडो है, इनकी अगर हम मकासद के बारे में बात करें, मतलब इनके जो गोल्स थे उसके हवाले से अगर हम बात करें, तो ऑरलैंडो गोल इज़ टू डेवलप अ थ्योरी ऑफ इफेक्टिव नर्सिंग प्रोसेस प्रैक्टिस। ऑरलैंडो की जो बुनियादी मकसद था वो क्या था, वो यही था कि एक ऐसी थ्योरी जो है वो बनाई जाए जिसके ज़रिए नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो क्या हो जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, वो इफ़ेक्टिव हो जाए और उससे से ज़्यादा लोग जो है सेटिस्फाई हो। सो ऐसी थ्योरी बनाने के लिए ऑरलैंडो जो थी वो क्या कर रही थी, कोशिशें कर रही थी। द थ्योरी एक्सप्लेन दैट द रोल ऑफ द नर्स is to find out and meet the patient immediate need for help। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने अपनी जो थ्योरी पेश की थी, तो उस थ्योरी का जो बुनियादी मकसद था, ठीक है, वो यही था कि नर्स जो है अपना एक ऐसा रोल जो है वो अदा करे जिसके बेस पर वो पेशेंट की जो बुनियादी ज़रूरियात है उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसको जल्द से जल्द जो है पूरा कर सके, ताकि पेशेंट की जो नीड है वो क्या हो, वो पूरे हो और पेशेंट जो है वो सेटिस्फाइड हो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी के मुताबिक ऑल पेशेंट बिहेवियर कैन बी अ केरी फॉर हेल्प। ठीक है,
तो इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी, तो उस थ्योरी के मुताबिक जितने भी पेशेंट होते हैं, तो पेशेंट का जो बिहेवियर होता है, उनके बिहेवियर से ही नर्सिस को जो है पता जो है होनी चाहिए, नर्सिस को जो है ये मालूम होना चाहिए कि पेशेंट को अब जो है किस चीज़ की ज़रूरत है, या पेशेंट को जो है किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है। सो इन्होंने अपनी थ्योरी में पेशेंट की जो बिहेवियर है उसके हवाले से ये बताया था कि जितनी भी नर्सेज है, उनको जो है इस कदर काबिल होना चाहिए कि जब वो अपने पेशेंट के बिहेवियर को देखे, उनकी कंडीशन को देखे, तो उनकी कंडीशन को देखते हुए नर्सेज जो है उनको मालूम हो को पेशेंट को जो है अब किस किस्म की नीड की ज़रूरत है, और इनको अब कैसे हेल्प जो है हमने देनी है। तो इसके हवाले से आगे स्लाइड में हम बात करेंगे। इसकी समझ आ गई आपको? जी सर। देखिए, इसमें ये बात ऑरलैंडो के बारे में की जा रही है कि ऑरलैंडो का जो बुनियादी मकसद था, ठीक है, वो ये था कि मैं एक ऐसी थ्योरी जो है वो प्रपोज़ करूँ, वो बनाऊँ, डेवलप करूँ, जिसके ज़रिए नर्सिंग प्रैक्टिस जो है उसमें बेहतरी आ जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। और इसी तरह से फिर इन्होंने जब अपनी थ्योरी प्रपोज़ की, थ्योरी जो है बनाई, तो उस थ्योरी में इन्होंने ये बात की थी कि नर्सिस का जो रोल है वो ऐसा रोल होना चाहिए कि वो अपने पेशेंट के जो नीड्स है उसको जो है जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके उनके नीड्स को पूरा करे, और उनकी जो हेल्प है उसको टाइम पर मुकम्मल करे, ठीक है, उनकी टाइम पर जो है मदद की जाए। इसी तरह से इनकी थ्योरी के मुताबिक जितने भी पेशेंट होते हैं, अगर वो नीडी हो, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो उनके बिहेवियर से जो है नर्सिस को जो है वो पता चलना चाहिए कि हाँ, इस पेशेंट को जो है अब केयर की ज़रूरत है, इनको जो है अब किस किस्म की केयर की ज़रूरत है। तो उनके बिहेवियर के मुताबिक, उनके नीड्स के मुताबिक उनको फिर उस तरह की केयर दी जाए। तो ये बातें जो है इन्होंने अपनी थ्योरी में की थी। मज़ीद आगे इसको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रेस की, ठीक है, डिस्ट्रेस की। डिस्ट्रेस इज द एक्सपीरियंस ऑफ पेशेंट हुज नीड हैज नॉट बीन मेट। जाहिरी बात है, एक पेशेंट है, उनको केयर की ज़रूरत है, उनको जो है हेल्प की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप उनको हेल्प नहीं करेंगे, अगर आप उनकी केयर नहीं करेंगे, तो ज़ाहिरी बात है वो फिर स्ट्रेस में होंगे, ठीक है, वो फिर एबनॉर्मली जो है बिहेव करेंगे। तो इस तरह की जो एक्सपीरियंस होती है, जो कि पेशेंट को उनके नीड्स ना मिलने की वजह से फेस करने पड़ते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। So the nursing role is to discover and meet the patient immediate needs for help. So ऐसी कंडीशन में नर्सिस का जो बुनियादी रोल होता है, या नर्सिंग में जो बुनियादी किरदार होता है नर्सिस का, वो ये होता है कि पेशेंट के जो नीड्स हैं उनको जिस तरह की केयर की ज़रूरत होती है, तो उस केयर को जो है क्या की जाए? डिस्कवर की जाए, और फिर उसके मुताबिक उनको केयर देकर उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरी की जाए, ठीक है। द पेशेंट बिहेवियर में नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू नीड्स। इसी तरह से कुछ पेशेंट हमारे साथ ऐसे भी होते हैं जो कि जब उनको हम बज़ाहिर देखते हैं, तो बज़ाहिर हमें कुछ जो है समझ में नहीं आता, सब कुछ हमें ठीक लग रहा होता है, लेकिन हकीकत जो है उसके बरक्स होती है। सो बाज़ औक़ात पेशेंट के जो बिहेवियर होता है, वो ऐसा नहीं होता जैसे कि होनी चाहिए, ठीक है? सो ऐसी कंडीशन में फिर नर्सिस के लिए आइडेंटिफ़ाई करना पेशेंट्स के नीड्स को, इसको आइडेंटिफ़ाई करना, मालूम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो द नर्स वैलिडेट his her understanding of the needs with the patient, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में नर्सिस ने क्या करना होगा? ऐसी कंडीशन में नर्सिस ने फिर अपने पेशेंट के साथ क्या करनी होगी? कम्युनिकेशन करनी होगी, और कम्युनिकेशन के ज़रिए ही वो अपने पेशेंट के जो नीड्स है उसको क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे और वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट से मुराद उसको कंफर्म करेंगे। लाइट हो लगा हुआ यार, उसको कंफर्म करेंगे। सो जब उसको कंफर्म करेंगे, तो फिर नर्सिस को जो है मुकम्मल तौर पर जो है समझ आ जाएगी कि हाँ, पेशेंट को जो है इस तरह की केयर की ज़रूरत है। तो वो फिर पेशेंट के केयर के मुताबिक फिर नर्सिस जो है उनको क्या करेंगे? केयर देंगे, उनकी हेल्प करेंगे। नर्सिंग एक्शंस। नर्सिंग एक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड फॉर द पेशेंट इमीडिएट नीड्स, ठीक है। नर्सिस
नर्सिंग एक्शन से मुराद ये है कि नर्सिस जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, नर्सिंग जो केयर दे रहे होते हैं पेशेंट को, तो वो केयर जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेशेंट की जो बुनियादी ज़रूरियात होती है, ठीक है, उसको क्या करती है, पूरा करती है। एन आउटकम, एन आउटकम किसे कहते हैं? एन आउटकम इज अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट इंडिकेटिंग इधर रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस और एन अनमेट नीड। एन आउटकम से मुराद ये है कि जब हम पूरा केयर दे देते हैं और केयर के बाद जो रिजल्ट्स नताइज हमारे साथ आते हैं, तो उन नताइज से हमें पता चलता है कि पेशेंट का जो रवैया होता है उसमें चेंजेस आई हुई होती है, ठीक है, और उन चेंजेस से फिर हमें मालूम होता है कि आया पेशेंट की जो मसाइल थे, पेशेंट की जो ज़रूरियात थे, वो पूरा हो चुकी है या नहीं। अगर पूरा हो चुकी होती है तो पेशेंट, ज़ाहिरी बात है, उनका जो डिस्ट्रेस है, ठीक है, या जो स्ट्रेस होता है वो क्या हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है, उसमें रिडक्शन आ जाती है। लेकिन अगर उसके बरक्स हो, मतलब उसके मुतरादिफ हो, ज़रूरियात अभी तक पूरे ना हुए हो, तो पेशेंट उसी तरह से स्ट्रेस में होते हैं, उसी तरह से परेशान होते हैं, ठीक है, और उनका जो बर्ताव होता है, उनका जो रवैया होता है, वो भी नोटेबल होता है, ठीक है। उससे फिर हमें आसानी से पता चल जाता है कि पेशेंट जो है अभी तक जो है सेटिस्फाइड नहीं है केयर से, और अभी भी पेशेंट को जो है हेल्प की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो कि आपको बताने थे, ये जो है आपको याद होने चाहिए, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पर अब हम मेजर कंसेप्ट की बात करेंगे, मतलब मेजर जो नर्सिंग पैराडाइम है, जो कि 4 कंसेप्ट पर मुश्तमिल है कि पर्सन के हवाले से इदा जीन ऑर्लैंडो क्या सोचती थी, इन्वायरमेंट के बारे में उनके क्या ख्यालात थे, हेल्थ के बारे में वो कैसे सोचती थी, और इसके साथ साथ नर्सिंग के बारे में उनके क्या ख्यालात थे। सो nursing of the 4 concept Orlando only include 3 in her theory of nursing process, ठीक है। इन 4 कंसेप्ट, मतलब जो 4 मेटा पैराडाइम है हमारे साथ, इन 4 मेटा पैराडाइम में ऑर्लैंडो ने सिर्फ 3 जो मेजर कंसेप्ट है उसको क्या किए थे, उसको इंक्लूड किए थे अपनी थ्योरी में, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ पर्सन आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ हेल्थ आता है, और तीसरे नंबर पर हमारे साथ नर्सिंग आता है। जबकि इन्वायरमेंट को इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या किया था, एक्सक्लूड किया था, निकाला हुआ था अपनी थ्योरी में, ठीक है। सो इसको अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ऑर्लैंडो जो थी वो पर्सन के बारे में क्या सोचती थी, हेल्थ के बारे में उनके क्या ख्यालात थे, और नर्सिंग के बारे में वो क्या सोचती थी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में, ठीक है। So Orlando uses the concept of human as she emphasizes individuality and the dynamic nature of the nurse-patient relationship, ठीक है। ऑर्लैंडो क्या करती थी, ऑर्लैंडो ने जो है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पर्सन के बजाय उन्होंने कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन को जो है यूज़ किया, क्योंकि वो जो है ज़्यादातर फोकस करती थी इंडिविजुअलिटी पर, ठीक है, और इसी तरह से हर एक पेशेंट के नेचर पर, कि हर एक पेशेंट का जो नेचर होता है वो दूसरे पेशेंट से अलग होता है। सो इसलिए नर्स पेशेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है वो डायनेमिक होती है, डायनेमिक नेचर की होती है, मतलब वो चेंज होती रहती है। हो सकता है कुछ पेशेंट ऐसे होंगे कि उनके साथ नर्सिस का जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, और कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिनके साथ नर्सिस के लिए बातचीत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, ठीक है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो कि बात नहीं करते, जो कि गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, गलत डेटा जो है नर्सेस को प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से जो ऑर्लैंडो थी वो ये सोचती थी कि हर एक इंसान जो है वो एक दूसरे से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है, और हर एक इंसान जो है वो क्या होता है, यूनिक होता है। और इसी तरह से नर्स पेशेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है उसकी नेचर क्या होती है, डायनेमिक होती है, वो चेंज होती रहती है। फॉर हर, ऑर्लैंडो के लिए ह्यूमन इन नीड आर द फोकस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ऑर्लैंडो ह्यूमंस के बारे में ये सोचती थी कि वो लोग जिनको
नीड होती है, जिनको मदद की ज़रूरत होती है, तो नर्सिंग प्रैक्टिस जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जिनको केयर की ज़रूरत हो, खाली उनको जो है केयर दी जाए, ठीक है? उनकी जो ज़रूरियात है उसको पूरी की जाए। तो ये ऑरलैंडो की जो है अपने ख़यालात थे ह्यूमन्स के बारे में, ठीक है? इसी तरह से हेल्थ के हवाले से ऑरलैंडो क्या कहती थी? इन ऑरलैंडो थ्योरी health is replaced by a sense of helplessness as the initiator of a necessity for nursing, ठीक है? हेल्थ के हवाले से ऑरलैंडो ये कहती थी कि हेल्थ की जगह जो है उन्होंने जो है हेल्पलेसनेस का वर्ड यूज़ किया था। मतलब ये है कि जब एक बंदा जो है उसकी कंडीशन ऐसी हो जाए जिसमें वो जो है लाचार अपने आप को महसूस करे, अपने आप को जो है लाचार महसूस करे और ख़ुद से जो है वो काम करने के काबिल ना हो, और फिर इसी तरह से उनको जो है नर्सिंग की ज़रूरत हो, ठीक है? तो इसको उन्होंने क्या कहा, इसको जो है उन्होंने हेल्थ से क्या किया था, रिप्लेस किया था कि हेल्थ की जगह उन्होंने क्या किया था, हेल्पलेसनेस का वर्ड जो है यूज़ किया था। शी स्टेटेड दैट नर्सिंग डील विद इंडिविजुअल हु आर इन नीड फॉर हेल्प या ऑफ हेल्प। मतलब ये है हेल्पलेसनेस से क्या मुराद है, हेल्पलेसनेस से मुराद ये है कि वो कंडीशन जिसमें इंसान अपने आप को लाचार महसूस करे, अपने आप को किसी चीज़ की करने के काबिल महसूस करे, ठीक है? किसी भी चीज़ को करने ना करने के काबिल महसूस करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेल्पलेसनेस कहते हैं। जब बंदा लाचार होता है तो तभी उन्हें दूसरे लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है ना। तो ऐसी कंडीशन में ऑरलैंडो ने कहा था कि एक बंदा अगर हेल्पलेसनेस का शिकार हो, ठीक है? तो इस का मतलब यह है कि इनको जो है नर्सिंग की ज़रूरत है, और इसी वजह से ऑरलैंडो ने ये स्टेटमेंट दी थी कि नर्सिंग में हम क्या करते हैं, नर्सिंग में हम ऐसे लोगों को डील करते हैं जिनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है? सो जिनको हेल्प की ज़रूरत होगी उनको जो है हेल्प की जाएगी, उनकी केयर की जाएगी, उनकी देखभाल की जाएगी, और उनके जो नीड्स है उससे उनको क्या किया जाएगा, सेटिस्फाई किया जाएगा। सही है? समझ आ रही है आपको? जी सर। ओके, वेरी गुड। एनवायरनमेंट के बारे में ऑरलैंडो क्या कहती थी? एनवायरनमेंट के बारे में ऑरलैंडो का ये ख्याल था कि ऑरलैंडो कंप्लीटली डिसरिगार्डेड एनवायरनमेंट इन हर थ्योरी। ज़ाहिरी बात है, अभी मैंने आपको कहा कि ऑरलैंडो ने अपनी थ्योरी में जो है जो 4 मेजर मेटा पैराडाइम है उसमें से एक कंसेप्ट को क्या किया था, उसको एक्सक्लूड किया था, निकाला था, और वो कंसेप्ट क्या था, वो कंसेप्ट एनवायरनमेंट का था। सो एनवायरनमेंट के बारे में ऑरलैंडो के जो ख्यालात थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ, ठीक है? सो इस वजह से इन्होंने अपनी थ्योरी से इन्वायरमेंट को क्या किया था, निकाला था। ओनली फोकसिंग ऑन द इमीडिएट नीड ऑफ द पेशेंट, चीफली द रिलेशनशिप एंड एक्शन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट, ठीक है? और इस वजह से इन्होंने अपनी थ्योरी में सिर्फ उन पेशेंट पर फोकस किया था जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, जिनको केयर की ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ नर्स और पेशेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, और इस दौरान नर्स पेशेंट जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो इस पर जो है इन्होंने ज़्यादातर फोकस दिया था अपनी थ्योरी में। ओनली एन इंडिविजुअल इन हर थ्योरी, नो फैमिलीज और ग्रुप वर मेंशन, ठीक है? इसकी थ्योरी में सिर्फ एक मतलब जो इंडिविजुअल बंदा होता है सिर्फ उस पर जो है मेनली फोकस किया गया था। इसके अलावा फैमिलीज, ग्रुप, ये सारी चीज़ें जो है इनकी थ्योरी में मेंशन नहीं थे, ठीक है? द इफेक्ट दैट द इन्वायरमेंट कुड हैव ऑन द पेशेंट वाज नेवर मेंशन इन ऑरलैंडो थ्योरी। और इसी तरह से इन्वायरमेंट को जो असरात होते हैं पेशेंट पर, ठीक है, इन्वायरमेंट के जो असरात होते हैं पेशेंट पर, तो उसके बारे में कोई भी बात जो है ऑरलैंडो ने अपनी थ्योरी में नहीं की थी। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑरलैंडो थी इन्होंने अपनी थ्योरी में सिर्फ 3 चीज़ों पर ज़्यादातर फोकस दिया था। एक पर्सन पर, एक हेल्थ पर, और एक नर्सिंग पर, ठीक है?
पर्सन से मुराद सिर्फ वो लोग होते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है? और जिनको हेल्प की ज़रूरत नहीं होती तो उनको जो है इन्होंने मेंशन नहीं किया था अपनी थ्योरी में, ठीक है? सिर्फ उन लोगों को मेंशन किया था जिनको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत हो, जिनको इमीडिएट नर्सिंग केयर की ज़रूरत हो। इसी तरह से नर्सिंग के हवाले से ऑरलैंडो के जो ख़यालात थे ऑरलैंडो के, वो ये थे कि ऑरलैंडो स्पीक ऑफ नर्सिंग एज यूनिक एंड इंडिपेंडेंट इन इट कंसर्न फॉर एन इंडिविजुअल्स नीड फॉर हेल्प इन एन इमीडिएट सिचुएशन, ठीक है? ऑरलैंडो जो थी वो नर्सिंग के बारे में ये कहती थी कि नर्सिंग जो है ये हमारे साथ एक यूनिक और इंडिपेंडेंट फील्ड है, जिसमें नर्सेस क्या करते हैं, नर्सेस अपने जो इंडिविजुअल पेशेंट होते हैं उनकी नीड्स को देखते हुए, उनकी ज़रूरियात को आइडेंटिफाई करते हुए, सिचुएशंस को ऑब्ज़र्व करते हुए उनकी जो नीड्स है उसको क्या करें, पूरा करें, ठीक है? द एफर्ट टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स फॉर हेल्प are carried out in an interactive situation and in a disciplined manner that requires proper training, ठीक है? और इसी तरह से इन्होंने कहा था कि हम जब पेशेंट को केयर दे रहे हो, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस दौरान हम अपने पेशेंट के साथ जो है प्रॉपर तरीके के साथ उनके साथ इंटरेक्शन रखें, ठीक है? और प्रॉपर डिसिप्लिन्स, प्रॉपर मैनर्स को मेंटेन रखते हुए प्रॉपर ट्रेनिंग जो हमने हासिल की होती है, तो उस प्रॉपर ट्रेनिंग के मुताबिक हम अपने पेशेंट की जो ज़रूरियात है, उनके जो नीड्स है, उसको पूरा करने की कोशिश करें, ताकि हमारी जो कोशिश है वो रायगा जाए, ठीक है? वो जो है इफ़ेक्टिव रहे और हमारे पेशेंट को किसी किस्म का नुकसान जो है हमारी केयर देने के दौरान जो है वो ना पहुँचे। तो नर्सिंग के हवाले से जो एदा जीन ऑरलैंडो थी वो यही कहती थी, ठीक है, कि नर्सिंग जो है ये एक यूनिक और इंडिपेंडेंट फील्ड है, जिसमें नर्सेज जो है वो अपने पेशेंट की जो इमीडिएट सिचुएशन होती है, ठीक है, हेल्प के लिए, तो उसके मुताबिक जो है नर्सेज क्या करे, अपने पेशेंट की जो नीड्स है उसको पूरा करे, और जो नीड पूरा की जाए तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग को उन्होंने जो हासिल किया होता है, तो उस प्रॉपर ट्रेनिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए डिसिप्लिन का ख्याल रखते हुए उनकी हेल्प की जाए, ठीक है? जी सर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नर्सिंग प्रोसेस की तरफ। तो नर्सिंग प्रोसेस तो ऑलरेडी आप स्टूडेंट्स को आता है, ठीक है? आप सबको पता है कि 5 स्टेप्स हैं हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस के, जिसमें पहला स्टेप असेसमेंट है, दूसरा डायग्नोसिस, तीसरा हमारे साथ प्लानिंग, चौथा इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है? और पाँचवा जो है हमारे साथ इवैल्यूएशन होता है। ऑलरेडी आपको पता है कि असेसमेंट ये वो स्टेज होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पेशेंट के हवाले से डेटा गैदर करते हैं, ठीक है? डेटा गैदर करते हैं, उस डेटा को एनालाइज़ करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसके बेस पर फिर हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। सो इन द असेसमेंट स्टेप में हम क्या करते हैं, द नर्स कंप्लीट a holistic assessment of the patient needs. The nurse collect both subjective and objective data about the patient, ठीक है? असेसमेंट स्टेज में हम क्या करते हैं, असेसमेंट स्टेज में नर्सेज जो है मुकम्मल तौर पर पेशेंट की जो ज़रूरियात होती है, पेशेंट की जो नीड्स होती है, तो उससे रिलेटेड जो है डेटा गैदर करते हैं, ठीक है? और ये डेटा हमारे साथ सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है, ठीक है? पेशेंट के हेल्थ स्टेटस के हवाले से। जब हम डेटा गैदर कर लेते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, उसकी एनालिसिस कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, डिसीज़न लेते हैं, और डिसीज़न जब हम लेते हैं तो उसको हम डायग्नोसिस कहते हैं, ठीक है? द डायग्नोसिस स्टेज यूजेस द नर्सिस क्लिनिकल जजमेंट अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है? जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पेशेंट की जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमारे पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या मसले हैं, तो उन मसलों को हम क्या करते हैं, उस मसलों को हम क्लेम करते हैं कि हमारे पेशेंट को ये मसले हैं और इस तरह के मसले हैं और किन किन चीज़ों की वजह से इनको ये मसले जो है ये फेस करने पड़ रहे हैं, तो ये हम डायग्नोसिस में करते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा स्टेज आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। द प्लानिंग स्टेज एड्रेसेस
ईच ऑफ द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इन द डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस में हमने जितने भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए होते हैं तो उन प्रॉब्लम को हम प्लानिंग स्टेज में क्या करते हैं, दोबारा से मेंशन करते हैं, और इसी तरह से ईच प्रॉब्लम इज गिवन अ स्पेसिफिक गोल और आउटकम, और हर एक प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजीज जो है वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस तरह से इन मसाइल को हमने क्या करना है, हल करना है, कौन से तरीकों के ज़रिए हल करने हैं। ईच गोल्स और आउटकम इज़ गिवन नर्सिंग इंटरवेंशन टू हेल्प अचीव द गोल। ठीक है, और इसी तरह से हर गोल या आउटकम जो है वो हम किसके ज़रिए अचीव करते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन के ज़रिए। मतलब जो प्लानिंग हमने की होती है उसको हम पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर जब इवॉल्वेशन करते हैं तो उससे फिर हमें पता चलता है कि आया हमने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं या नहीं। बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज द नर्स विल हैव अ नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, और जब हम प्लानिंग को मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर हमारे साथ एक मुकम्मल प्लानिंग होती है, किसके लिए, पेशेंट की केयर के लिए, जिसमें हमने पहले से अपने लिए जो है स्ट्रेटजीज जो है वो बनाए होते हैं कि हम अपने पेशेंट को ये केयर देंगे, और इस तरह के टूल्स हम केयर के दौरान यूज़ करेंगे, इससे हमारे पेशेंट की बॉडी पर इस तरह के असरात होंगे। तो ये सब कुछ हमने पहले से क्या किया होता है, प्लान किया होता है। इसके बाद हमारे साथ जो चौथा स्टेप आता है वो है इम्प्लीमेंटेशन। In the implementation stage, the nurse begins using the nursing care plan. Implementation stage में हम क्या करते हैं, implementation stage में हम अपनी जो planning है उस पर practically अमल करना शुरू कर देते हैं, और जो जो हमने प्लान किया होता है बिल्कुल उसी को जो है अपने पेशेंट पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो लास्ट स्टेज आता है इसको हम इवॉल्वेशन कहते हैं। इन द इवॉल्वेशन स्टेज द नर्स लुक at the progress of the patient toward the goal set in the nursing care plan। इवॉल्वेशन स्टेज में हम क्या करते हैं, इवॉल्वेशन स्टेज में हम ये देखते हैं कि हमारे पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसमें प्रोग्रेस हुई है या नहीं, उसमें इम्प्रूवमेंट आई हुई है या नहीं। ठीक है, आया हम अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, तो ये हम इवॉल्वेशन में जानने की कोशिश करते हैं। Changes can be made to the nursing care plan based on how well the patient is progressing toward the goals। इसी तरह से जब प्लानिंग जो है वो इफ़ेक्टिव रहती है, ठीक है, प्लानिंग की वजह से पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही होती है, तो उसको फिर हम मज़ीद क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं उस प्लानिंग में, और पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको जल्द से जल्द नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। If any new problem are identified in the evaluation stage, they can be addressed and the process start over again for those specific problem। ठीक है, इसी तरह से इवाल्वेशन जब हम कर रहे होते हैं और इवाल्वेशन के दौरान हमें कोई दूसरा मसला जो है वो नज़र आ जाए, ठीक है, जो कि पेशेंट जो है उसको फेस कर रहा होता है, सफ़र कर रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम उस प्रॉब्लम के लिए दोबारा से एक दूसरा नया एनसीपी तैयार करते हैं, नर्सिंग केयर प्लान जो है वो तैयार करते हैं, और फिर उस नर्सिंग केयर प्लान को जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसी तरह से उस वक्त तक हम नर्सिंग केयर प्लान को फॉलो करते हैं, रिपीट करते हैं, जब तक हमारे पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मलाइज ना हो जाए। ठीक है, एजम्पशन। अच्छा जी, जो इदा जीन ऑर्लैंडो थी, इन्होंने अपनी थ्योरी में जो बातें की थी तो वो क्या बातें इन्होंने की थी, अब उसको हम डिस्कस करेंगे। When patient cannot cope with their needs without help, they become distressed with feeling of helplessness। ज़ाहिरी बात है, जब पेशेंट में इतनी काबिलियत ना रहे कि वो अपनी जो ज़रूरियात है वो बग़ैर किसी दूसरे लोगों की हेल्प से, बग़ैर किसी दूसरे लोगों की मदद के
उसको पूरा कर सके, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट जो है वो डिस्ट्रेस का शिकार हो जाता है और इसी तरह से वो फिर अपने आप को हेल्पलेस मतलब लाचार समझने लगता है। पेशेंट आर यूनिक एंड इंडिविजुअल इन देयर रिस्पॉन्सेज, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि हर एक पेशेंट जो है ये दूसरे पेशेंट से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। और हर एक पेशेंट का जो रिस्पॉन्सेज का तरीका होता है या जो रिस्पॉन्स का तरीका होता है किसी भी किस्म के स्टिमुलस को, तो वो दूसरे बंदे से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। इसी तरह से नर्सिंग डील विद पीपल इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। नर्सिंग में हम क्या करते हैं, नर्सिंग में हम लोगों को डील करते हैं, इन्वायरमेंट को डील करते हैं और हेल्थ स्टेटस को हम क्या करते हैं, नर्सिंग में डील करते हैं। पेशेंट नीड हेल्प इन कम्युनिकेटिंग नीड्स, दे आर अनकंफर्टेबल एंड एम्बिवेलेंट अबाउट डिपेंडेंसी नीड्स, ठीक है। इसी तरह से पेशेंट जो होते हैं उनको हेल्प की ज़रूरत होती है जब वो अपने प्रॉब्लम दूसरे लोगों को बता रहे होते हैं, दूसरे लोगों को साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो इसके लिए भी उनको जो है हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो चाहते हैं कि हमें जो है इस तरह से इनकरेज किया जाए, इस तरह से हमें डील किया जाए कि हम अपने जो प्रॉब्लम है, अपने जो मसाइल है उसको आसानी से जो है दूसरे लोगों के साथ क्या करें, शेयर कर सकें। लेकिन जब इनको ऐसी कोई केयर प्रोवाइड नहीं होती तो ऐसे कंडीशन में वो फिर अपने आप को अनकंफर्टेबल जो है फील करते हैं, ठीक है। एंड एम्बिवेलेंट अबाउट डिपेंडेंसी नीड, ठीक है। और इसी तरह से वो फिर डिपेंडेंसी नीड पर क्या होते हैं, इन्हिसार करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग आर एबल टू बी एक्सप्लिसिट अबाउट देयर नीड्स, परसेप्शन, थॉट्स एंड फीलिंग। जितने भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जितने भी हमारे साथ ह्यूमन बीइंग्स है आर एबल टू बी एक्सप्लिसिट अबाउट देयर नीड्स, परसेप्शन, मतलब इनको जो है इस काबिल होना चाहिए कि ये लोग जो है अपने जो नीड्स है, ठीक है, अपने जो सोच है, परसेप्शन से मुराद वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके फीलिंग्स क्या है, इसके बारे में जो है दूसरे लोगों को बता सकते हो, ठीक है, दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर करने की काबिलियत रख सकते हो। तो ये मतलब इतनी हिम्मत जो है हर एक इंसान में होनी चाहिए कि जब उसके साथ कुछ बुरा हो रहा हो, उसके साथ कोई मसला जो है चल रहा हो, तो वो उस मसले को दूसरे लोगों के साथ बेहतर तरीके से शेयर कर सकता हो, ठीक है। तो ये वो मेजर इज़म्पशन है जो कि एडा जीन और लैंडो ने अपनी थ्योरी में किए बताए थे और इसके बारे में जो है उन्होंने क्या किए थे, इक़दामात किए थे। अच्छा जी, इस थ्योरी की अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सिंपल पॉइंट्स में आप लोगों को बताया गया है। कहता है कि ऑर्लैंडो थ्योरी इंटर रिलेट कंसेप्ट, ठीक है। ऑर्लैंडो की जो थ्योरी थी इसका पहली जो खसूसियत थी वो ये थी कि इस थ्योरी में ऑर्लैंडो ने मुख्तलिफ कंसेप्ट को एक दूसरे के साथ क्या किया था, इंटर रिलेट किया था, एक दूसरे के साथ जो है उनका ताल्लुक जो है, रिलेशन जो है वो बनाया था, ठीक है। दूसरी जो करैक्टरिस्टिक है इस थ्योरी की वो ये है कि ऑर्लैंडो थ्योरी हैज़ अ लॉजिकल नेचर, ठीक है। ऑर्लैंडो थ्योरी जो थी ये लॉजिकल थी, इसमें लॉजिक था, ठीक है। इसी तरह से ऑर्लैंडो थ्योरी इज सिंपल। ऑर्लैंडो थ्योरी जो है ये इंतहाई सिंपल है, ऑलरेडी आप लोगों ने अभी पढ़ा। एप्लीकेबल इन डेली प्रैक्टिस, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी को किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो उनकी हेल्प हम कर सकते हैं, और अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत ना हो तो खामखा में दूसरे के कामों में हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ऑर्लैंडो थ्योरी कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशनल नॉलेज। ऑर्लैंडो थ्योरी में जो है ये बात भी बताई गई थी कि जितने भी नर्सेज हैं उनके साथ जो है प्रॉपर स्किल्स, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर एजुकेशन जो है होनी चाहिए, ठीक है। जिसके बेस पर वो अपने पेशेंट के जो नीड्स है उसको आइडेंटिफाई कर सके और इमीडिएटली उनके नीड्स को जो है पूरा कर सके। ऑर्लैंडो थ्योरी इज़ एप्लीकेबल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसी तरह से ऑर्लैंडो थ्योरी की एक खसूसियत ये भी है कि इसको हम अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उस
में हम ऑरलैंडो थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं। ऑरलैंडो थ्योरी से गाइडेंस हासिल करके हम अपनी जो प्रैक्टिस है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो ये कुछ ख़ुसूसियात थे ऑरलैंडो के थ्योरी के, जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए। कोई मसला है इसमें? नहीं सर। ओके। प्रैक्टिकल यूजेस के हवाले से अगर हम बात करें ऑरलैंडो की, तो ऑरलैंडो नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी इज़ क्लियरली एप्लीकेबल टू नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। पहली बात तो यह है कि ऑरलैंडो नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी जो है, ऑरलैंडो ने जो थ्योरी पेश की थी उसका नाम क्या है? नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी, ठीक है। ये क्या है? इसको हम नर्सिंग प्रैक्टिस में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसको बेहतर बना सकते हैं। बेसिस ऑफ प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिकल यूजेस के बारे में बात कर रहे थे कि ऑरलैंडो की जो नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी है इसको हम किस तरह से प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो है हम अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में जो हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर भी इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट की जो केयर लेवल है, ठीक है, प्राइमरी लेवल केयर दी जा रही है, सेकेंडरी या टर्शियरी दी जा रही है, तो उसके बेस पर भी हम जो ऑरलैंडो नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी है इससे हम गाइडेंस ले सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। सही है। एनालिसिस, अब हम करेंगे एनालिसिस की बात करेंगे। इस थ्योरी की जो एनालिसिस है उसमें हम क्या कहते हैं? कंपेयर टू अदर नर्सिंग थ्योरीज which are task oriented, Orlando give a clear cut approach of patient oriented nursing theory. It uplifts the integrity of an individualized nursing care. इससे पहले हमने जितने भी नर्सिंग थ्योरीज डिस्कस किए हैं, सो अगर उसके साथ हम इस थ्योरी को कंपेयर करें, तो जितने भी पहले हमने थ्योरी डिस्कस किए हैं तो उस थ्योरी में ज़्यादातर काम हमारा सा क्या होता था? टास्क ओरिएंटेड काम होता था। मतलब टास्क के हवाले से जो है बातें हुई थी थ्योरीज में कि किस तरह से हम अपनी जो प्रैक्टिस है उसको जो है इम्प्रूव कर सकते हैं वगैरह वगैरह। जबकि जो ऑरलैंडो थ्योरी है इसमें जो है ज़्यादा जो फोकस दिया गया है वो पेशेंट को दिया गया है कि किस तरह से हम अपने पेशेंट की जो केयर है, अपने पेशेंट की जो नीड्स है उसको पूरा करके उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इस थ्योरी में ज़्यादातर जो मेन फोकस दिया गया है वो पेशेंट को दिया गया है, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी जो इंटीग्रिटी है, मतलब अपलिफ्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर। जो इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर है कि आप अकेले एक पेशेंट को किस तरह से संभाल सकते हैं, उनको किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये जो है इससे क्या हुई, इससे बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई। दिस स्ट्रेंथन द रोल ऑफ द नर्सिस एज एन इंडिपेंडेंट नर्स एडवोकेट फॉर द पेशेंट। और इसकी वजह से नर्सिस का जो रोल है एज नर्स एडवोकेट, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या आई, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली, ठीक है। कि इसमें नर्सिस जो है इंडिपेंडेंटली जो है क्या करते हैं, पेशेंट के हेल्थ के हवाले से क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं और पेशेंट की जो नीड्स है उसको पूरा करते हैं। द डायनेमिक concept of the nurse patient interaction was justified since the participation of the patient in the relationship was sought, ठीक है। और इसी तरह से नर्स पेशेंट की जो इंटरेक्शन है इसके बारे में उन्होंने जो बात कही थी, मतलब ऑरलैंडो ने जो बात कही थी कि ये क्या है, एक डायनेमिक कंसेप्ट है। डायनेमिक कंसेप्ट से मुराद ये है कि हर एक पेशेंट के साथ नर्सिस का जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है और ये वक्तन फ़वक्तन इसमें चेंजेस होती रहती है, ठीक है। द होल प्रोसेस इज़ इन कांस्टेंट रिवीजन थ्रू कंटिन्यूस वैलिडेशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ द नर्स फाइंडिंग विद डेट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। और इसी तरह से हमारे साथ जो पूरा प्रोसेस होता है नर्सिंग केयर का, ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं, इसको हम कंटिन्यूसली वैलिडेट करते हैं। मतलब इस प्रोसेस के दौरान हम पेशेंट के हवाले से जितनी भी फाइंडिंग करते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, तो उसको साथ साथ हम फिर क्या करते हैं, वैलिडेट भी करते हैं, मतलब डबल चेक उसको करते हैं ताकि हमें मुकम्मल तौर पर जो है कॉन्फिडेंट हो अपनी बातों पर कि हमने जो डायग्नोज किया है वो हकीकत में ही ऐसा ही है,
मतलब उसमें किसी किस्म की जो है मिस्टेक नहीं है। Because the nurse has to constantly explore her reaction with the patient, it prevent inaccurate diagnosis और ineffective planning। ठीक है, ज़ाहिरी बात है जब हम अपने पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको वैलिडेट करेंगे, उसको डबल चेक करेंगे, तो इससे ये होगा कि फिर हम अपने पेशेंट की जो कंडीशन है उसको इनएक्यूरेट डायग्नोस नहीं करेंगे और उसके लिए जो प्लानिंग हम करते हैं तो वो प्लानिंग फिर इनइफेक्टिव नहीं रहेगी, बल्कि वो प्लानिंग फिर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, since the model is applied to an immediate situation, its applicability to a long term care plan is not feasible। चूँकि आप सबको पता है कि ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी में ज़्यादातर ये बात आप लोगों ने नोट की होगी कि पेशेंट की इमीडिएट नीड, मतलब वर्ड इमीडिएट इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो केयर जो कि एक लॉन्ग टाइम पर मुश्तमिल हो, जो कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड पर मुश्तमिल हो, तो इस तरह की केयर प्लान जो है हम इस थ्योरी में यूज़ नहीं कर सकते और इस थ्योरी के ज़रिए हम लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो नहीं बना सकते। इस थ्योरी के ज़रिए हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें हम जल्द से जल्द अपने पेशेंट की जो नीड्स है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। So the concept of interaction also limit to it individual capable of conversing, a shared limitation with other nurse client dynamic theories। अनकॉन्शियस पेशेंट आर नॉट कवर्ड बाय दिस थ्योरी। और इसी तरह से इस थ्योरी में जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उनकी केयर के हवाले से भी कोई बात जो है वो नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे ऑर्लैंडो की जो प्रोसेस थ्योरी है, ठीक है, उसके बारे में। स्ट्रेंथ, इस थ्योरी की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ के हवाले से ऑलरेडी मैंने आपको कहा है कि स्ट्रेंथ से मुराद वो तमाम बातें हैं, वो तमाम पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इस थ्योरी को लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको फॉलो किया, तो इसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। यूज़ ऑफ हर थ्योरी एश्योर दैट पेशेंट विल बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल एंड दैट दे विल हैव एन एक्टिव एंड कांस्टेंट इनपुट इनटू देयर ओन केयर। ठीक है, पहली स्ट्रेंथ इसकी ये है कि इस थ्योरी में जितने भी पेशेंट हैं उनको एज अ इंडिविजुअल जो है वो क्या किया गया था, कंसीडर किया गया था। मतलब सबको एक नज़र से नहीं देखा गया था, बल्कि हर एक पेशेंट जो है दूसरे पेशेंट से क्या होता है, अलग होता है, और इसी बेस पर हर एक पेशेंट को प्रॉपर ख़ास केयर जो है वो दी जाएगी। और इस केयर में जो है पेशेंट को जो है अपने साथ इस कदर इन्वॉल्व किया जाएगा कि उसको खुद से जो है अपनी केयर के बारे में क्या होगा, अंदाज़ा होगा। ठीक है, prevent inaccurate diagnosis or ineffective plan because the nurse has to constantly explore her reaction with the patient। इसी तरह से इसकी दूसरी स्ट्रेंथ ये है कि इस थ्योरी में नर्सिस को जो है inaccurate diagnosis और ineffective planning से जो है प्रिवेंट रखा गया है, उसको उनको दूर रखा गया है, क्योंकि नर्सिस जो है ये मुसलसल अपने पेशेंट के साथ जो है इंटरेक्ट कर रही होते हैं, पेशेंट को जो है मुसलसल केयर दे रहे होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नर्सेज जो है वो अपने पेशेंट के हवाले से जो भी डेटा जो है वो गैदर कर रहे हो, तो वो बग़ैर किसी गलती का हो। ठीक है, उसमें किसी किस्म के डाउट जो है वो ना हो, किसी किस्म के मिस्टेक्स ना हो। जब मिस्टेक नहीं होंगे तो फिर हम डायग्नोसिस भी सही कर सकेंगे और फिर हमारी जो प्लानिंग है वो भी इफ़ेक्टिव रहेगी। Assertion of nursing independence as a profession and her belief that this independence must be based on a sound theoretical framework। ठीक है, सो इसमें नर्सिस का जो रोल है इसको जो है क्लासिफाई किया गया है कि नर्सिस जो है ये इंडिपेंडेंटली जो है अपना रोल प्ले कर सकते हैं। केयर के दौरान, अपने पेशेंट को केयर देने के दौरान नर्सिस जो है एज अ एडवोकेट के तौर पर जो है अपने पेशेंट के लिए रोल प्ले कर सकते हैं, जिसमें वो अपने पेशेंट के केयर के बारे में, उनके फ़ायदे के बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे और उसके लिए इक़दामात करेंगे। गाइड द नर्स टू इवालुएट हर केयर इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल पेशेंट आउटकम। ठीक है, और इसी तरह से नर्सेज जो है अपने पेशेंट को इवालुएट करते हुए उनकी जो ऑब्जर्वेबल कंडीशन है उसको ऑब्जर्व करते हुए उसके बेस पर क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि आया हमारी केयर प्लानिंग से पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसमें बेहतरी आई है या नहीं। तो ये वो तमाम पॉइंट है जिसकी वजह से इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्या मिला था, शोहरत मिला था और लोग इसको फॉलो करते थे।
वीकनेस या लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो द लेक ऑफ द operational definition of society or environment was evident which limit the development of research hypothesis। ठीक है, पहली वीकनेस इस थ्योरी की ये थी कि इस थ्योरी में इन्वायरमेंट के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम स्टार्ट से पढ़ रहे हैं कि इन्वायरमेंट का पेशेंट पर बहुत ज़्यादा असर रसूख होता है, लेकिन इसके बावजूद इदा जीन ऑर्लैंडो ने अपनी थ्योरी में इन्वायरमेंट को बिल्कुल रिमूव किया था, इन्वायरमेंट को बिल्कुल एक्सक्लूड किया था, निकाला हुआ था। तो इस वजह से इस थ्योरी को जो है क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इसके अलावा ऑर्लैंडो वर्क फोकस ऑन शॉर्ट टर्म केयर्स, particularly aware and conscious individual and on the virtual absence of reference group और family members। दूसरी कमी इस थ्योरी में ये थी कि इस थ्योरी को हम सिर्फ शॉर्ट टर्म केयर के लिए, शॉर्ट केयर प्लानिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा जो कॉन्शियस पेशेंट होते हैं उन पर हम इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं, और एक एक बंदे को हम जो है केयर दे सकते हैं बनिस्बत ग्रुप में रहकर या कम्युनिटी या फैमिली मेम्बर के तौर पर एज अ फैमिली जो है उनको हम क्या करें, कंसीडर करें। तो इस वजह से इसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। Highly interactive theory make it hard to include highly technical and physical care that nurse give in certain situation। ठीक है, इसके अलावा इसमें नर्सिस को जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है कि नर्स जो है इंडिपेंडेंट है और वो मुसलसल अपने पेशेंट के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। सो मुसलसल इंटरेक्शन करने की वजह से फिर जितने भी टेक्निकल या फिजिकल केयर होती है जो कि नर्सिस कुछ ख़ास कंडीशन में देते हैं, तो वो क्या होता है, वो क्या हो गया, वो जो है उस केयर को देना फिर पेशेंट नर्सिस के लिए वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो इस वजह से भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग टर्म केयर एंड प्लानिंग आर नॉट एप्लीकेबल। वही बात है कि इस थ्योरी में लॉन्ग टर्म केयर और लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है उसको जो है उसकी वजाहत नहीं की गई, जिसका मतलब ये है कि इस थ्योरी को हम लॉन्ग टर्म केयर या लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से इस थ्योरी को जो है क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, और इस थ्योरी को जो है बहुत सारी लोगों की बातें जो है सुननी पड़ी। सो ये फिर वही केस स्टडी आपको दी गई है, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप फिर इसको देखते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ये थी आपकी ईदा जीन ऑर्लैंडो प्रोसेस थ्योरी जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। कहते हैं कि डोंट बी पुश बाय योर प्रॉब्लम, बी लिड बाय योर ड्रीम्स। कहते हैं कि डोंट बी पुश बाय योर प्रॉब्लम, अच्छा जी, बाय बी लिड बाय योर ड्रीम। अब इस मुहावरे की मुझे समझ नहीं आती, सो इसको छोड़ देते हैं, ज़रूरी नहीं है। सो अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप स्टूडेंट पूछ सकते हैं।